हेलो दोस्तों, सीईटी मित्रा के इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारी पॉलिटिकल साइंस की तीसरी क्लास है और आज की इस क्लास में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स। अब इस क्लास को भी मैंने दो पार्ट में बांट दिया है क्योंकि जितना टॉपिक्स है ना जो जो हमें इसमें पढ़ना है, ऑल दोज टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर, उसको एक क्लास में करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने टू पार्ट्स में समझने की कोशिश की है। तो आज मैं आपको नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड मेजर चैलेंजेस समझा दूंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा जो स्टेट्स का मर्जर था, रीऑर्गेनाइजेशन का जो इशू था, इसके ऊपर हमारी नेक्स्ट क्लास होगी और थोड़े सवाल हम कल की क्लास में भी देख लेंगे। जहाँ तक नेशन बिल्डिंग के क्वेश्चन की बात है, सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इमेजेस हैं जो एनसीईआरटी में अवेलेबल हैं। एक तो ये इमेज आपको ज़रूर मिल जाएगी, एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से इसमें दिखाया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है कि अंग्रेज़ों का शासन जो है वो हिंदुस्तान से ख़त्म हो गया है। जैसे कि रॉयल एसेंट टू इंडिपेंडेंस बिल, इजंट इट। सो मान लीजिए अगर उन्हें कोई ऐसा सवाल पूछना हो जो इमेज से निकलता हो, तो मे भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि विच काइंड ऑफ एसेंट वॉज ग्रांटेड टू द इंडिपेंडेंस बिल, और आपका आंसर क्या होना चाहिए, रॉयल एसेंट, है ना। उसी तरह से दो डोमिनियंस को क्रिएट किया गया है, एक ये खबर है, एक फ्री इंडिया फ्लैग की खबर है ना। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कैसे किस क्लीमेंट इटली जो है उन्होंने क्या मैसेज भेजा है, किस तरह का रिलेशन होगा यूनियन और स्टेट्स के बीच में। मतलब अगर हम देखें तो हमें ये नज़र आता है कि सिर्फ एक इस न्यूज़ के फर्स्ट पेज पर ही हमें नज़र आ रहा है कि कितने सारे न्यूज़ जो है इंडिपेंडेंस से रिलेटेड यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला तो एक हमें फोटोज़ पे सवाल आते हैं सीयूटी के पेपर में, उसे हमें ध्यान रखना है। जो दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है वो है कि हमारे पास महात्मा गांधी, या इन अदर वर्ड्स मोहनदास करमचंद गांधी, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ द नेशन, उनका एक कोट है। ठीक है, हो सकता है आपका अगला सवाल इस पे सीयूटी आपसे पूछ ले। नाउ व्हाट इज दिस कोट, सो लेट अस ट्राई टू रीड इट। टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेशन, कि कल हम लोग अंग्रेजों की जो गुलामी थी उससे फ्री होंगे। अंग्रेजों ने जिस तरह हमें दबा कर रखा था हम उससे फ्री होंगे। बट एट मिड नाइट इंडिया विल बी पार्टीशनड, लेकिन आज की ही जो मध्य रात्रि होगी, मिड नाइट होगा, उसमें इंडिया को क्या कर दिया जाएगा, उसका पार्टीशन हो जाएगा, इंडिया को बांट दिया जाएगा। टुमारो विल दस, इसीलिए कल का दिन जो होगा, वी दस बी अ डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज मोर्निंग। मतलब एक तरफ खुशी का माहौल होगा, आप खुश रहिए, उत्सव मनाइए कि आप आज़ाद हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो शोक का भी माहौल होगा क्योंकि रात में ही इंडिया को बांट दिया जाएगा। अब अगर मान लीजिए सीयूटी के एग्जामिनेशन में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि किसने ये बात कही है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, महात्मा गांधी। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि उन्होंने कहाँ कही है, वो थे कहाँ, तो वो कहाँ पे थे, कोलकाता में थे। और इस पर भी आज हमारी क्लास में बात होगी कि वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे आखिर कर क्या रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट में हम चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे एक तरफ मैंने नेहरू जी की फोटो को डाला है, नेहरू जी इज एड्रेसिंग अ क्राउड, ये दिल्ली का सीन है। वहीं दूसरी तरफ आप इस ट्रेन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा बहुत सारे लोग जो हैं, कोई ट्रेन के ऊपर बैठ के जा रहा है, किसी तरह लदने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरअसल पार्टीशन के टाइम की जर्नी है कि लोग कोशिश कर रहे हैं कैसे वो अपने घर या अपने वतन आ पाएं या लौट पाएं, है ना। तो अभी हमें समझना है कि कौन कौन से ऐसे मेजर चैलेंजेस थे जो इंडिया के सामने खड़े थे, क्योंकि आपका एक सवाल यहाँ से आता है, विच अमंग द फॉलोइंग वर द मेजर चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ और इन अफ्रंटिंग इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और एट द टाइम ऑफ लेट्स से बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है पहला चैलेंज क्या है अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में। नंबर वन, नेशनल यूनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बचा के रखना। यानी एक तरफ राष्ट्रीय एकता, है ना, हम यहाँ पे राष्ट्र के स्तर पे बात कर रहे हैं कि राष्ट्र में क्या रहे, एकता रहे, एक तरफ ये चैलेंज था। दूसरा है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, मतलब ये हो गया कि जो ये पूरा भूभाग है ना, ये जो राज्य क्षेत्र है, ये जो हमारा राज्य है, जो हमारी पूरी सीमा है, या पूरा वो भूमि का हिस्सा जिससे भारत बनता है, वो अखंड कैसे रहे, वो एकजुट कैसे रहे। यानी यहाँ पर दो तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं लैंड से रिलेटेड, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, एक तरफ लैंड से रिलेटेड बात हो रही है और एक तरफ हम इस लैंड में हम बात कर रहे हैं पीपल से रिलेटेड। जहाँ राष्ट्र शब्द आ रहा है वहाँ पे हम जनता की बात कर रहे हैं, जहाँ टेरिटरी शब्द आ रहा है वहाँ पर हम भूमि की बात कर रहे हैं।
और दोनों के ही चैलेंजेस में कॉमन क्या है, हम यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं। तो पहला चैलेंज था कि कैसे राष्ट्रीय एकता को और हमारे राज्य क्षेत्र की अखंडता को सुनिश्चित किया जाए, भूमि के क्षेत्र को एकजुट कैसे रखा जाए। दूसरा चैलेंज क्या था, एड्रेसिंग द आफ्टरमाथ ऑफ पार्टीशन, मतलब पार्टीशन अब हो गया, ठीक है, वो पल बीत चुका है, मिडनाइट में पार्टीशन कर दिया गया, अब भारत और पाकिस्तान दो नए यहाँ पे देश हमारे सामने आ गए हैं। सवाल ये उठता है कि पार्टीशन के बाद जो जो हो रहा था, या इस पार्टीशन की खबर सुन के जो जो हो रहा था, उसे कैसे हैंडल किया जाए। ये हमारा दूसरा बड़ा चैलेंज था। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या था, इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन। मतलब क्या है यहाँ पर कि भारत का जो संघ है, ठीक है, जैसे आप इसे समझिए, यूनियन शब्द जो होता है ना, इससे कभी कभी क्या होता है, हम लोग इसके लिए सेंटर शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको यूनियन शब्द इस्तेमाल करना है। जैसे कुछ हमारे पास होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं यूनियन, है ना, और कुछ हमारे पास होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्टेट्स, ठीक है, ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जिसे आप यूनियन कहते हैं ना, अक्सर आपने सुना होगा भारत सरकार, या आप लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत की सरकार ने ये किया है, ये कहा है, भारत की सरकार ये प्रस्ताव लेके आई है। और ऐसे ही आपने सुना होगा राज्य सरकार, या मान लीजिए किसी स्टेट के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो जब भारत की बात हो रही है ना, सरकारी दृष्टिकोण से, ठीक है, उसी में यूनियन शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसे हम बोलते हैं संघ, संघ के स्तर पर, यानी कि राष्ट्र के स्तर पर, बड़े स्तर पर, भारत के स्तर पर। और मान लीजिए जैसे हम स्टेट्स की बात करेंगे, तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम राज्यों की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट्स हियर नाउ। प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में कैसे जोड़ा जाए, सो इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन। अब ये है क्या खेल, यहाँ पे देखिए, जब इंडिया आज़ाद हुआ ना, तब ये समस्याएं और प्रखर रूप से बाहर आई। अंग्रेजों के टाइम पे क्या होता था, कुछ तो हमारे पास, सबसे बड़ी बात है, सबसे ऊपर जो थे वो अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने क्या किया था, कहीं कहीं जगहों पे उनका डायरेक्ट कंट्रोल था, कुछ जगहों पे बकायदा उन्होंने रिप्रेजेंटेशन के थ्रू थोड़े से इंडियंस को भी गवर्नेंस में जगह दे दी थी। और कई ऐसी जगहें हुआ करती थी जहाँ पे राजा जो है वो अपना शासन करते थे, और वो राजा भी किसके अधीन शासन करते थे, अंडर हुज कमांड, ब्रिटिश के अंडर। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने शायद ये फिल्म देखी हो लगान, है ना, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो लगान, है ना। लगान के बारे में हम लोग जब छोटे से लोग बोलते थे कि देखो वो इंडिया का पहला कैप्टन था जिसने अपने ओपनिंग मैच में सेंचुरी मारी है, हाँ, और उसने मैच जितवा भी दिया और इंग्लैंड को हरा भी दिया, ठीक है ना। तो लगान की जो स्टोरी है उसमें आप देखिएगा, उसमें एक राजा साहब हैं, ठीक है। तो क्या पता लगता है कि जो वो पूरा एरिया है जहाँ पे ये सारे लोग परेशान हैं, इन्हें तिगुना लगान भरना पड़ सकता है, वो लोग अपनी गुहार लगाने राजा साहब के पास जाते हैं। राजा साहब पहुंचते हैं फिर कैप्टन रसल के पास, है ना, और वो बोलता है उन्हें एक डायलॉग में कि देखिए मुझे छावनी चलानी है आपकी सुरक्षा के लिए। तो वो भी अंग्रेज़ों के अधीन ही थे, लेकिन वहाँ पे कोई आपको रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। उस पूरे क्षेत्र में आपको कोई सभा नहीं मिलेगी, छोटा सा कोई विधानसभा आपको नज़र नहीं आएगा, जैसे आज हमको दिखता है ना स्टेट में विधानसभा है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये बहुत सारे थे, ठीक है, खूब सारी रियासतें थी। अभी केवल इतना ही बताऊंगा। तो इन्हें भारत में कैसे जोड़ा जाए, ये तीसरा चैलेंज था। चौथा चैलेंज क्या था, चौथा चैलेंज था हमारे पास कि जो हमारे देश में भाषा के आधार पर डिफरेंसेस हैं, मतलब लोग अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस को देखा है तो आपको ये बात ज़रूर समझ में आ गई होगी कि इसे एक बहुत बड़े चैलेंज की तरह देखा जाता था। मतलब इंडिया एकजुट नहीं रह पाएगा, इंडिया की डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोचें, आज के मैप को आप देखिएगा और पहले के मैप को उठाइएगा तो आपको बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। आपको कल की क्लास में मैं ये भी दिखा दूंगा कि वो डिफरेंस कैसे है, कि आपकी जानकारी अच्छे से रहे। फॉर एग्जांपल आज के इंडिया के मैप को आप देखिए, तो अगर मान लीजिए मैं कहूँ पंजाब, तो आपकी जुबान पे कौन सी भाषा आती है, तुरंत आप बोलेंगे वहाँ लोग पंजाबी बोलते हैं, है ना। मान लीजिए मैं कहूँ महाराष्ट्र, तो आपको मराठा शब्द नज़र आ जाएगा, है ना, और फिर आप बोलेंगे लोग मराठी भी बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ तमिलनाडु, तो आप बोलेंगे वहाँ लोग तमिल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता रहूँ कि हम आंध्र प्रदेश की बात करें, केरला की बात करें, उड़ीसा की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, तो आपको हो सकता है कुछ राज्यों में एक से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हों, लेकिन उनके बीच में लैंग्वेज का डिफरेंस क्लियर कट नज़र आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है ना। तो वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये दरअसल नेशनल मूवमेंट के टाइम का चैलेंज था
कि इंडिया जब आज़ाद होगा ना, तो लोग जो भाषा बोलते हैं, जिस तरह के अपने भाषा के प्रति रवैया रखते हैं, द काइंड ऑफ अफेक्शन वी हैव टुवर्ड्स आवर लैंग्वेज एंड द वे वी कम्युनिकेट विद ईच अदर, बेस्ड ऑन दैट, उसी को आधार बनाकर वी विल क्रिएट न्यू स्टेट्स, वी विल क्रिएट न्यू बाउंड्रीज, अ न्यू डिमार्केशन विल टेक प्लेस विद इन द नेशन, है ना, राष्ट्र के अंदर ही, टेरिटरी के अंदर रहते हुए एक नए तरह का डिमार्केशन किया जाएगा। तो ये चौथा बड़ा चैलेंज था, यानी जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास 4 मेजर चैलेंजेस नजर आ रहे थे। यहीं पे सीयूटी क्या करेगा, आपसे एक सवाल पूछ लेगा, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया, ठीक है, और व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस विच इंडिया फेस्ड ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, आपको यही 4 ऑप्शन में से सही करके आना है। अब आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं उसको कवर कराया गया है। अब देखिए, आपका जो एनटीए की साइट है वहाँ पे सिलेबस अवेलेबल है, और उस सिलेबस में जिक्र है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए जवाहरलाल नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, इस पे काफ़ी सवाल बनते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए इसका। दूसरा, लेगेसी ऑफ पार्टीशन आपको पता होना चाहिए। तीसरा, चैलेंजेस ऑफ द रेफ्यूजी सेटलमेंट आपको पता होना चाहिए। फोर्थ, कश्मीर प्रॉब्लम एंड मर्जर ऑफ अदर स्टेट्स, है ना, फंडामेंटली कश्मीर प्रॉब्लम आपको ज़रा डिटेल में समझना है। फिफ्थ, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिओर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ये वाला लिंग्विस्टिक बैरियर्स कैसे हटाए जाएं और डिफरेंसेस को कैसे सॉर्ट किया जाए और स्टेट कैसे बनाया जाए। एंड फाइनली, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंग्वेज, कौन कौन से ऐसे राजनीतिक विवाद रहे हैं जो भाषा के ऊपर हुए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ये ऊपर के 3 टॉपिक करके जाएंगे, और कल की क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में, ये नीचे के 3 टॉपिक कवर करेंगे, ताकि 2 पार्ट्स में आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। अब देखिए, सबसे पहला है जवाहरलाल नेहरू अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। अब आप सबको मैं बार बार दोहराता रहता हूं कि आपके सवाल सिर्फ टेक्स्ट पे नहीं आएंगे, फोटोज पे भी आएंगे। तो जैसे ही हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया ना कि इनिशिएशन हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हो चुका है, तो जब हम आज़ाद हुए तो 3 स्टैम्प्स को इशू किया गया था 1950 में, ठीक है, टू मार्क द रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 1950। मान लीजिए आपको अगर ये 3 में से कोई भी फोटो आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसे किस लिए इशू किया गया। ये दरअसल 2 आना, है ना, 12 आना, ऐसे जो है प्राइसिंग है। अब तो खैर आना नहीं चलता है ना, जैसे अगर आपने बहुत पुराना गाना सुना हो कि 5 रुपये 12 आने से कुछ गाने चलते थे, तो ये क्या है, इनॉग्रेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पोस्टेज 12 आना, है ना, यहाँ लिखा हुआ है इनॉग्रेशन 26 जनवरी 1950। सेकेंड यही है, पोस्टेज 2 आना, इनॉग्रेशन जनवरी 26 1950। खाली कलर डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, और पीछे चीजें अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 12 आने वाले भी बात करें, तो पीछे एक चरखा नजर आ रहा होगा आपको, है ना, गांधी जी चरखा जो है वो चलाते थे। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपको सेलिब्रेशन नजर आएगा, ठीक है, ये थोड़ा भोपू टाइप कुछ है, झंडा लोगों ने हाथ में लिया हुआ है। और अगर तीसरा देखें, तीसरा स्टैंप इनॉग्रेशन 26 जनवरी 1950, पोस्टेज 4 आना का है ये, यहाँ आपको फसल, है ना, ये हल है, ठीक है, और ये फसल है, ऐसा नजर आ रहा होगा। फंडामेंटली इट्स कमिंग फ्रॉम द आइडिया ऑफ farmers, right? So these 3 stamps were issued at the time of independence, and you have to keep in mind कि अगर आपसे कोई भी इसमें से कुछ आ जाए सवाल, तो आपको ध्यान रखना है कि ये किसका था। 12 आने का था तो चरखा है, 2 आने का है तो वहाँ सेलिब्रेशन है, और अगर 4 आने का है तो वहाँ पे हमें नजर आता है कि एक बाकायदा हल रखा हुआ है, प्लगिंग द फील्ड का एक साइनिंग टाइप बना हुआ है। देन वी हैव गेहूं, आई गेस ये गेहूं का ही है, वो आपको फसल नजर आएगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आइए नेहरू के अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंडिपेंडेंस के टाइम पे इनिशियल चैलेंजेस क्या क्या थे, और नेहरू ने किस अप्रोच से इसे सॉल्व करने की कोशिश की थी। जैसे सबसे पहला फैक्ट, अगर डेट ऑफ इंडिपेंडेंस पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना है, मिडनाइट अगस्त, है ना, 14 to 15 1947। आमतौर पर हम लोग कैसे इसको समझते हैं, चूंकि मिडनाइट हो गया है तो हम इसे क्या कहेंगे, 15 अगस्त 1947, है ना, डेट ऐसे लिख देंगे। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन टाइम के हिसाब से आएगा तो आप मिडनाइट लिखेंगे, है ना, ये रात की मिडनाइट थी जब इंडिया को आज़ाद किया गया, और आज़ाद किस दिन हुआ, 15 अगस्त 1947 को। इस तरीके से आपकी किताब में लिखा गया। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज जवाहरलाल नेहरू, है ना, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देन ही डिलीवर्ड अ हिस्टोरिक स्पीच, द स्पीच इज टाइटल्ड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है।
इसे कई तरीके से हिंदी में भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं नियति के साथ साक्षात्कार या भाग्य से भेंट, है ना। फंडामेंटली ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और ये डिलीवर कब हुआ था, इसके लिए एक स्पेशल सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बैठा था, है ना। और उस दिन ये डिलीवर हुआ था। और ये स्पेशल सेशन किस लिए बैठा था, इसका पर्पस क्या था, क्या ये नेहरू जी को सुनने आए थे, ऑफ कोर्स सुनने आए होंगे, लेकिन मेन पर्पस क्या था, टू मार्क इंडिपेंडेंस। फंडामेंटली उस सेशन में एक आइडिया था कि हमारा इंडिपेंडेंस हो रहा है, तो इसके लिए हम स्पेशली मीट करेंगे। और उसी सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दिया था। आप सब लोगों का एक होमवर्क है, आप लोग चाहें तो ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाइए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच को सुनिए और आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि फर्स्ट स्पीच एक हिस्टोरिक स्पीच मानी जाती है। मेरे पास एक किताब होती थी जिसमें वर्ल्ड की आइकॉनिक स्पीचेस मेंशन थी, और उस किताब में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच को भी जगह दी गई थी। अगली बात जो हमें जाननी है वो है नेशनल मूवमेंट के गोल्स क्या थे। यहाँ पे आपका एक और सवाल बनेगा। एक तो यहाँ सवाल बनता है, ध्यान रखिएगा इस पे सवाल आया है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ ये स्पीच कब दी गई, ठीक है, कब, स्पेशल सेशन कौन सा, किस पर्पस से, और ये स्पीच किसने दी, नेहरू। इसी एक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच से लगभग 4 से 5 सवाल आपके बनते हैं, इसे भूलना नहीं है, इसको प्लीज याद रखिएगा। दूसरा सवाल जो बनता है वो है नेशनल मूवमेंट के गोल्स क्या थे। नाउ सपोज दे आस्क यू दिस क्वेश्चन, है ना, कि गोल्स क्या थे, तो आपके गोल्स प्राइमरीली 2 यहाँ पे आपको लिखने हैं। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्यों हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप अगर कोई और चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पे अलग अलग डिमांड्स नजर आएंगी, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल देर विल बी सम चैप्टर इन विच इट विल बी रिटन दैट देयर वर 5 डिफरेंट एजेंडाज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, और सपोज इट स्टेट समथिंग लाइक कि उसमें लिखा हो, अगर मान लीजिए कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन इन प्रमुख मुद्दों को सुलझाने का प्रयास कर रहा था, तो देखो वो क्या है, उस चैप्टर के हिसाब से नेशनल मूवमेंट के बारे में जानकारी दी है। लेकिन अगर आप नेशन बिल्डिंग जब हो रहा है ना, राष्ट्र बन रहा है, उसका निर्माण किया जा रहा है, उसके हिसाब से आप समझना चाहेंगे, तो आपको सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि सिर्फ 2 ही तरह के गोल्स पे आपको ध्यान देना है। कौन कौन से गोल्स हैं, सबसे पहला इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। सिंपल समझ लीजिए, आजादी से पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास था कॉलोनियल गवर्नेंस, है ना, मतलब अंग्रेजों का शासन था। हम खुद थोड़ी अपने आप पे शासन कर रहे थे, अंग्रेज अपने यहाँ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चिल्लाते थे और हमारे यहाँ पे कॉलोनी कॉलोनी चिल्लाते थे, है ना, सिंपल बात ये है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को कैसे स्टैब्लिश किया जाए, मतलब कि हमारे देश के लोग खुद की सरकार चुनकर अपने ऊपर शासन कैसे कर सके, इसके बारे में बात हो रही है। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट सर्विंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल, स्पेशली सारे नागरिक, और खास तौर पर जो लोग गरीब हैं या वंचित हैं, इफ दे आर पुअर और डिसएडवांटेज्ड। अंग्रेजों के टाइम पे क्या था, गवर्नमेंट वाज सर्विंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिविलेज्ड। जैसे राजा साहब लोग बड़े खुश होंगे, है ना, जो थोड़े से जमींदार टाइप लोग हैं बड़े खुश होंगे, सामंती लोग बड़े खुश होंगे, लेकिन आम गरीब जनता को कोई खुशी उस तरीके से नहीं मिलती थी, उनके ऊपर अत्याचार ही हो रहे होते थे। जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल दूं, हिस्ट्री में तो आप लोग इसको और ज़्यादा पढ़ते हैं, जैसे बंगाल का एक एग्जांपल होता है फेमीन का, वहाँ पे एकदम भूखमरी से लोग जो है, हंगर से लोगों का शरीर एकदम कंकाल टाइप बन चुका है। और कहा यह भी जाता है कि जब ये खबर पहुंचती है इंग्लैंड में, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि अगर वाकई लोग भारत में भूख से मर रहे हैं तो गांधी अभी तक क्यों जिंदा हैं, है ना। इस तरह की सोच अंग्रेजों की थी। तो उनके टाइम पे ये दोनों चीजें नहीं होती थी, ना तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस था, भाई राइट टू वोट सबको मिला ही नहीं था, इलेक्शंस फ्री और फेयर हो रहे कि नहीं हो रहे इसका गारंटी नहीं थी, आपके पास कोई अकाउंटेबल गवर्नमेंट तो थी नहीं। दूसरा, गवर्नमेंट जो है वो नागरिकों की, क्योंकि हमको तो ऑलरेडी नागरिक नहीं माना जा रहा था। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका थे, तो वहाँ ये इसी बात पे लड़ाई कर रहे थे कि भाई जो हमारे देश के लोग हैं और हम जो इंडियंस हैं, हमें भी बराबर का नागरिक माना जाए, ये तो हो नहीं रहा था। तो एक तरफ नागरिक तो आप मान ही नहीं रहे थे, और जिन्हें मान लीजिए आप प्रिविलेज समझते थे उन्हीं को फायदा हो रहा था, गरीब और वंचित समुदायों को कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो ये आपके नेशनल मूवमेंट के 2 गोल्स थे। अब इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया प्रोमिसेस ऑफ फ्रीडम। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, सपोज दे यूज दिस टर्म इन द पेपर, अगर पेपर में ये टर्म यूज हो रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग वर दी प्रोमिसेस ऑफ फ्रीडम,
इनमें से क्या आज़ादी के वायदे थे, है ना। इस तरह से अगर टर्मिनोलॉजी को यूज किया जा रहा है तो एकदम आंख बंद करके इन दो ऑप्शंस पर क्लिक करके आ जाना, यहां से आपका एक डिफिकल्ट सवाल बन सकता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंजेस क्या क्या थे? सबसे पहला, इंडिया को कंपेयर किया जाएगा। मान लीजिए अगर हम कंपैरिजन देखें दूसरे नेशन से, तो हमारे पास पार्टीशन है और फर्दर सिवियर इश्यूज है जो बाहर आते हैं। इसके ऊपर और डिटेल में बात होगी, एक जनरिक आपको बता दे रहा हूँ। देन क्वेश्चन आता है इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन। तो दो प्रमुख इम्पैक्ट आपको दिमाग में रखना है, एक है वायलेंस, इस पर भी डेटा है एनसीईआरटी में, तो हो सकता है उस पर सवाल बने। और दूसरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलियंस, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था, है ना। उन्हें क्या करना पड़ा था? दूर जाना पड़ा था। उनको अपना घर छोड़ के, कारोबार छोड़ के, व्यवसाय छोड़ के किसी दूसरी अनजान जगह पे जाकर बसने के लिए मजबूर किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दो मेजर इम्पैक्ट थे। एंड फाइनली, इसके बावजूद अगर हम लीडरशिप को देखें तो उन्होंने इंडिया के चैलेंजेस और ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करते हुए इस दौरान काम को आगे बढ़ाया। इसके ऊपर थोड़ा बता देता हूँ ये कहना क्या है यहाँ पे एनसीईआरटी को। द बुक इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस कि अगर आप उस दौर में चले जाएं, सपोज यू गो बैक टू द पीरियड ऑफ 1947, सो व्हाट यू विल गेट। दिल्ली में सड़कों पर हो सकते दंगे हो रहे हो, है ना, आसपास से केवल दंगे की खबर आ रही है, रेफ्यूजीज आ रहे हैं, पुराना किला जो है वो रेफ्यूजीज से भर चुका है, खाने को सपोर्ट नहीं मिल रहा है उतना ही खाना अच्छे से पहुंच सके, 10 तरह की टेंशन है कि बसाया कहाँ जाए, किस तरीके से वायलेंस को रोका जाए, कैसे स्टेट कंट्रोल में रहे। और हाँ, अभी तक जो लोग हम पे शासन कर रहे थे, जिन्होंने ऑर्डर को बरकरार रखा था, वो अचानक से देश से रफा दफा रफू चक्कर हो गए हैं। अब ऐसे सिचुएशन में हमारे लीडर्स, खासतौर पे ऐसे लीडर्स जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं, फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड महात्मा गांधी, मुख्य तौर पे ये तीन जो बड़े लीडर्स हैं, इन्होंने उस समय पर फोकस रहते हुए राष्ट्र का निर्माण, नेशन का बिल्डिंग और जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए काम करना बरकरार रखा था। ये बात एनसीईआरटी आपको समझाने की कोशिश कर रही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं ना। अभी इस पे हमने अच्छे से बात की थी, अब इसे हम लोग अपने चैप्टर के हिसाब से देखें। सबसे पहला चैलेंज था हाउ टू मेंटेन यूनिटी। अब ये यूनिटी का आइडिया में दो वर्ड्स आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहला नजर आ रहा होगा यूनिटी विद डाइवर्सिटी, ठीक है, ऐसे समझिए कि यूनिटी विद डाइवर्सिटी मतलब क्या हुआ? विविधता, है ना, के साथ एकता। दूसरा वर्ड जो यूज हुआ है वो इन यूज हुआ है, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब क्या हुआ? विविधता में एकता। मतलब एक तरफ क्या है कि बहुत सारे हम लोग हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, हमारा खान पान अलग है, हमारी पोशाकें अलग हैं, विचार अलग है, तो हम एक साथ कैसे एकजुट रहें। दूसरा, हम इतने अलग हैं, इसके साथ इन सब बातों को अपने मन में रखते हुए भी हम एकता का कैसे परिचय दें, या इन वॉट मैनर कैन वी शो आवर यूनिटी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज था, है ना। इसे किताब ने समझाने की कोशिश की, इट वॉज अ इमीडिएट चैलेंज। क्यों? क्योंकि इंडिया को एक यूनाइटेड नेशन बनना था अमिट्स दिस वास्ट डाइवर्सिटी। मतलब ये जो इतनी विविधता है, इसमें हमें अपने आप को एक राष्ट्र बनाना है। मतलब सपोज ऐसे बातचीत चल रही है कि इवन दो वी आर डाइवर्स, है ना, हम लोग क्या हैं? डाइवर्स हैं, मल्टीप्लिसिटी है हमारे यहाँ, है ना, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। क्या है देश के अंदर? देयर इज लॉट ऑफ मल्टीप्लिसिटी, बट वी मस्ट बी यूनाइटेड एंड वी मस्ट अपीयर एज वन। जैसे ना आप लोग स्कूल में अपने जब रहे होगे, है ना, अब तो, या फिर जो लोग 12th में हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्कूल में आपके नेशनल एंथम जरूर होता होगा, ठीक है। अब मैं नेशनल एंथम अभी यहाँ आपके सामने गाना नहीं चाहता, मैं उसका एक आर्ग्यूमेंट आपको दे देना चाहता हूँ कि जब नेशनल एंथम आप लोग सुनते होंगे और या आप लोग खुद ही गा रहे होंगे, तो उसमें इंडिया के अलग अलग रीजन्स, उसकी बात हो रही कि नहीं हो रही है? उसमें इंडिया के अलग अलग ना, वो पूरा का पूरा रेंजेस हैं, इन सब की बातचीत हो रही है। क्यों हो रही है? ताकि ये दिमाग में चला जाए कि डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी एंड मल्टीप्लिसिटी, इंडिया इज वन। और ये इमीडिएट चैलेंज क्यों था? क्योंकि हमें दुनिया को ये दिखा देना था कि देखो, आपका जो थीसिस है ना, कि अगर ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा तो देश नहीं बचता है, बट जाता है, ये वो दुनिया जहान की बातें, ये थीसिस आपका गलत है, क्योंकि देश हमारा बचेगा और रहेगा, ठीक है। वही बात, मल्टीपल लैंग्वेजेस, कल्चर्स, रिलीजन्स, है ना। अब इसमें क्यों ये क्वेश्चन बन गया, हाउ हाउ कम
हैव वी रीच दिस स्टेज कि ये एक चैलेंज की तरह बन के उभर गया। तो इसका बात आप समझ लीजिए कि जैसे ही पार्टीशन हुआ, पार्टीशन ने हमारी ये नींव हिला दी कि क्या इंडिया यूनाइटेड रह सकता है। पहले भी तो ये लोग यही सब बातें बोलते थे, पहले भी होली सब साथ मना रहे हैं, पहले भी सब दिवाली साथ मना रहे हैं, पहले भी ईद साथ मन रही है। जब पहले ऐसा हो रहा था तो फिर पार्टीशन क्यों हो गया, है ना। तो पार्टीशन ने क्या किया था, हमारे एबिलिटी कि हम एकजुट रह सकते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, इसीलिए एक चैलेंज बन गया। दूसरा क्या है, स्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। अब ये क्या चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट बहुत सारे प्रोविजंस थे, जैसे फंडामेंटल राइट्स था, ठीक है, आर्टिकल फंडामेंटली आप इसको 13 से गिनना शुरू करते हैं, हालांकि पार्ट 2 जो है सिटीजनशिप में, फिर पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है, वो आर्टिकल नंबर 12 से स्टार्ट हो जाता है। बट फंडामेंटल राइट्स के बारे में इतना आप जान लीजिए कि ये आपके अधिकार होते हैं, मतलब ये आपको बचाते हैं किसी भी तरह के गलत हरकत आपके साथ होने से। वोटिंग राइट दे दिया था, इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने आज़ादी के टाइम पे सभी वयस्कों को वोटिंग राइट दिया, इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन और पुअर और रिच। हाँ, और हमारे पास एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो पहले से ही सिस्टम में था वो नए सिस्टम के अंदर आ गया, तो इसके बारे में हमारे पास एक्सपीरियंस भी था कि हाँ पार्लियामेंट कैसे काम करती है। इस तरीके का फ्रेमवर्क मिला कि जहाँ पे पॉलिटिकल कंपटीशन भी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में हो रहा है, सिस्टम में हो रहा है। जैसे अगर आपने पिछली क्लास देखी हो तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कांग्रेस सिस्टम वाज नॉट अ सिस्टम ऑफ डोमिनेंस बेस्ड ऑन मिलिट्री माइट, है ना, इट वाज अ डेमोक्रेटिक डोमिनेंस। तो वैसा डोमिनेंस था जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते थे और उसमें कांग्रेस का बोलबाला था। अब इस तरीके से हमें आगे बढ़ते हुए समाज में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को पेनिट्रेट कराना था, उसे एंट्रेंच करना था। मतलब ये कि देखिए पार्टीशन हुआ है, समाज बिखरा हुआ है, कई तरह के सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है पाकिस्तान बन गया तो क्यों ना हम इसको उसी तरह से बना दें और रिलीजियस स्टेट, हाँ। लेकिन इन सभी चैलेंजेस को देखते हुए आर्ग्यूमेंट ये था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश किया है, तो उस डेमोक्रेसी को कैसे समाज के हर लेवल पर ले जाया जाए, ये एक चैलेंज था। तीसरा क्या था, एंश्योरिंग डेवलपमेंट एंड वेलबींग फॉर ऑल, है ना, सिर्फ प्रिविलेज का नहीं। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी और प्रोटेक्शन भी देता है। जैसे मान लीजिए अगर आप देखें तो क्या क्या नजर आता है, एक तरफ आर्ग्यूमेंट है नेशनल मूवमेंट का कि सभी को, सभी का सर्वोदय होगा, है ना, सबके जीवन में बेहतरी आएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख दिया गया है कि आपको इक्वालिटी मिलेगा, और इक्वालिटी सिर्फ फॉर्मल नहीं होगी कि हाँ मेरे सामने सब बराबर, नहीं, जो इंसान कमजोर है उसके लिए स्पेशल प्रोविजन कैसे लाया जाए इसके बेस पर भी इक्वालिटी रहेगी, ये विचार है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आ गए, आर्टिकल नंबर 36 से 51, है ना, अगर आप इसको पढ़ेंगे, ये पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये भी आ गया। इसमें लिखा हुआ है कि देश को कौन सी नीतियां ऐसी अपनानी है जिससे समाज में न्याय हो सके, है ना, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस हो सके, वेलफेयर सभी का बढ़ सके, सभी के पास खाने पीने के लिए ठीक ठाक सामान हो, नौकरी सबको थोड़ी बहुत मिल पाए ऐसी कि वो अपनी ज़िंदगी में इतना कमा ले कि अपना और अपने परिवार का ध्यान दे सकें। समाज इस तरीके से आगे बढ़े, सोसाइटी मस्ट बी मूविंग फॉरवर्ड इन सच अ मैनर दैट देर इज़ नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ विच इज़ अगेंस्ट द कॉमन गुड, कि सामाजिक जो हित है उसके अगेंस्ट जाकर कुछ लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति ना पहुंच जाए। ऐसे विचार जो हैं, ऐसे जो very good and noble vision that is present in directive principles. Plus it also tells us what kind of development we are going to have. इंडिया में डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होगा ये भी डीपीएसपी में ही या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही लिखा हुआ है। तो इतना कुछ यहाँ पे था, है ना, कि पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, ये सारी बातें चल रही हैं। तो कैसे हम इसे इंश्योर करें, ये तीसरा बड़ा हमारे पास एक की चैलेंज था व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। अब इसी चीज में क्या होता है कि ये चल ही रहा है और इसी दौरान साइमल्टेनियसली ये एक तरफ चैलेंज ये चल रहा है और साइमल्टेनियसली हमें नजर आता है कि पार्टीशन का पूरा एक काम यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए पार्टीशन की वजह से क्या क्या हुआ, इसको पढ़ने के लिए इसे एनसीईआरटी आपको समझाना चाह रही है कि आप एक बेंचमार्क डेट रख लें। ये सच बात है कि कई जगहों पे दंगे थोड़े पहले स्टार्ट हो गए थे, ये भी सच बात है कि कई लोगों को पता ही नहीं था कि वो कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन एक बेंचमार्क डेट रखिए जब वाकई इंडिया को बांट दिया गया, दैट वाज 14th एंड 15th अगस्त 1947। अब ये पार्टीशन हुआ क्यों, है ना, एक तरफ पिछले चैलेंजेस थे और वहीं दूसरी तरफ पार्टीशन का चैलेंज है। ये पार्टीशन क्यों हुआ, क्योंकि देश में एक थ्योरी चल रही थी जिसे हम बोलते हैं टू नेशन थ्योरी।
टू नेशन थ्योरी का आइडिया क्या था? ये थ्योरी दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी, और उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम्स दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस वन यूनाइटेड होल, रादर दे आर टू डिस्टिंक्ट पीपल्स। अब देखो, पीपल वर्ड में ना बहुत नहीं उतरना है, पॉलिटिकल साइंस में घुसोगे फंस जाओगे। पीपल वर्ड अपने आप में यहाँ फिलोसॉफिकल तरीके से एनसीईआरटी में यूज हुआ है। मैं आपको एक सिंपल मीनिंग बता देता हूँ। आप इसे एक ऐसे ग्रुप की तरह समझिए जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है? इतना ही समझिए, सीयूईटी के लेवल के लिए इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ गारंटी लेके कह रहा हूँ, इससे अलावा इसमें सवाल नहीं आएगा। पीपल वर्ड को आप केवल इतना समझ लीजिए कि दो ऐसे ग्रुप्स या किसी ग्रुप की बात हो रही है, अलग अलग पीपल्स हो सकते हैं, ग्रुप की बात हो रही है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मतलब उनका सोच, उनका इतिहास, उनका एवोल्यूशन, उनका किसी जगह पे जाके बसना, उनका रहन सहन का तरीका, उनका विजन, उनकी फिलॉसफी सब अलग है। वो कभी एक दूसरे के बीच में कोई ऐसा ब्रिज बना ही नहीं सकते कि वो एक दूसरे को साझी सभ्यता का हिस्सा माने। ऐसा डिस्टिंक्ट नेचर है, तब हम पीपल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और जिन्ना ने बोला कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिस्टिंक्ट पीपल्स। अब इसी को बेस बना के जिस पार्टी के वो थे, एक टाइम पे तो वो कांग्रेस में भी थे, लेकिन वो क्या हुआ, थोड़ा सा शिफ्ट होने लगे, और जिस पार्टी में बाद में रहे वो थी मुस्लिम लीग, ठीक है? तो मुस्लिम लीग ने क्या कहा, इस थ्योरी को बेस बना के बोलना शुरू कर दिया कि देखिए, हिंदूज अलग हैं, मुस्लिम्स अलग हैं, इसीलिए आज़ादी की वो तमाम बातें अधूरी हैं या फर्जी हैं जिन बातों में ये आर्गुमेंट नहीं दिया जा रहा कि सेपरेट नेशन स्टेट दोनों ग्रुप्स के लिए बनेगा, क्योंकि दो राष्ट्र यहां पर रहते हैं, ठीक है? मतलब दो नेशन है, एक है हिंदूज का, एक हो गया मुस्लिम्स का, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट पीपल, और उनके लिए क्या होना चाहिए, दोनों के लिए सेपरेट नेशन आना चाहिए। तो इस बात को लेकर मुस्लिम लीग ने डिमांड करना शुरू कर दिया, हालांकि कांग्रेस ने इसका अपोजिशन किया था। अब इसी दौरान क्या होता है, एक तरफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये लड़ाई चल रही है, वहीं अंग्रेज क्या समझते हैं, अंग्रेजों का मानना था डिवाइड एंड रूल, भाई तोड़ो फोड़ो राज करो। ये तीनों कश्मकश ऐसी रही जिसकी वजह से हमारा पार्टीशन हुआ, ठीक है? और फिर जो ये पार्टीशन हुआ ना, ये पार्टीशन कोई आसान प्रोसेस नहीं था। दिस पार्टीशन वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी इंट्रिकेट प्रोसेस। मतलब उसमें पूरा का पूरा बाउंड्रीज बनानी थी, लाइब्रेरी की किताब, चम्मच वगैरह से लेके सब कुछ बांटा गया। और इसमें क्या हुआ, सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा वो रहा रिलीजियस मेजोरिटी का प्रिंसिपल। मतलब अंत में इस बात पर सुलह की गई, एक समझौता हुआ, एक कॉम्प्रोमाइज ही था, उसमें कंसेंसस तो नहीं मानूंगा मैं, कॉम्प्रोमाइज था। ये कहा गया कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाए, और जो रिमेनिंग नॉन मुस्लिम या हिंदू मेजोरिटी एरिया उनकी सोच में उसे इंडिया या हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया जाए। अब ब्रिटिश ने क्या किया, बॉर्डर को बनाना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, देश बंटने की बात हो रही है। उस जमाने में कई लोग तो ये सोचे भी नहीं होंगे कि यार अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, दोबारा कभी वापस भी नहीं आ पाएंगे, है ना? जैसे आप दिल्ली में अगर आप आए, आप देखें तो आपको बहुत जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरे दादाजी पाकिस्तान के इस एरिया से आए थे, या मेरा परिवार वहाँ से आया था, है ना? तो हुआ क्या कि ये जो बॉर्डर्स बने ना, इसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, और उन्हें वायलेंस का शिकार भी बनना पड़ा। और अंत में यही क्वेश्चन आ गया कि अब ये लोग अगर यहाँ आ चुके हैं तो इन्हें कहाँ बसाया जाए, कौन सी जगह ज़मीन का टुकड़ा दिया जाए, कैसे ये लोग अपना भरण पोषण कारोबार करेंगे, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो इसमें एक नाम आया है मुस्लिम लीग। तो आप मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ी जानकारी यहीं लेकर चले जाइए। देखिए, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 1906 में ढाका में, ठीक है? ढाका आप सब जानते हैं आज कहाँ है, इट्स इन बांग्लादेश, ठीक है? इसका क्या एम था, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया। इनिशियली ये लोग क्या थे, ब्रिटिश रूल के लिए लॉयल थे। मतलब इनका मानना था कि ब्रिटिश रूल सही है, अच्छा काम कर रहे हैं, हमें ब्रिटिश के साथ रहते ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे विद टाइम, जैसे जैसे नेशनलिज्म ग्रो होने लगा, वैसे वैसे इनकी एक डिमांड बनने लगी कि हमारे मुस्लिम्स के लिए एक अलग सेपरेट मुस्लिम स्टेट होना चाहिए। और फाइनली 1940 में जो लाहौर रेजोल्यूशन था, वो सेंटर प्लेस पे आया, और मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में इन्होंने पाकिस्तान के एजेंडा को प्रॉपर तरीके से उठाना शुरू कर दिया। लीग में ये माना जाता है कि जिन्ना के आने के बाद से लीग को एक नई ताकत मिली और वो पाकिस्तान बनाने में सफल हो गए।
अगला चीज, अब अगर इसका इम्पैक्ट देखें इसी पार्टीशन के विचार का, तो देखिए सबसे पहला फैक्ट आपको क्या देखना है, नो सिंगल मुस्लिम मेजोरिटी रीजन। मतलब क्या है, देखिए कहते हैं कि हाँ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज को पाकिस्तान में डाल दिया गया, मुख्य तौर पे हम बात कर रहे हैं पंजाब एंड बंगाल। लेकिन जब आप वहाँ के डेमोग्राफिक डिटेल्स को देखेंगे, और आपकी किताब आपको ये समझाना चाह रही है कि जब आप डेमोग्राफी वाइज जाएंगे, तो जो दो मेजर एरियाज थे वेस्ट और ईस्ट में, उसके बीच में बहुत बड़ी एक इंडियन टेरिटरी थी जो उसको सेपरेट कर रही थी। यानी एक क्लियर कट डिवीजन तो था ही नहीं कि इतने पार्ट में मुस्लिम ज़्यादा हैं, इतने पार्ट में हिंदू ज़्यादा हैं। सेकेंड चीज़ है, आप हिंदू और मुस्लिम ही सिर्फ क्यों गिन रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी थे। जैसे मान लीजिए आप सिख समुदाय को कैसे गिनेंगे, बुद्धिस्ट को कैसे देखेंगे, जैन्स को कैसे देखेंगे, पारसी को आप कैसे देखेंगे, या फॉर दैट मैटर आप इसमें कास्ट के क्वेश्चन को कैसे देखेंगे। तो ये जो मिथ बनाया गया ना कि नहीं नहीं रीजन्स हैं, प्रॉपर है, पार्टीशन करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये अपने आप में एक झूठ था। बिकॉज देर वॉज नो सिंगल मुस्लिम मेजोरिटी रीजन जो इस तरीके से बटा हुआ हो कि आसानी से पार्टीशन हो जाए। लेकिन कुछ जगहों पे मेजोरिटी उनकी कन्फाइंड थी, जैसे वेस्ट और ईस्ट में, इसलिए क्या हो गया, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान को बनाया गया। दूसरा चीज, ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम्स ने सपोर्ट किया हो, नॉट ऑल मुस्लिम्स सपोर्टेड पार्टीशन। फॉर एग्जाम्पल फ्रंटियर गांधी के नाम से, ये आपका अगला सवाल बनेगा, एक क्वेश्चन यहां से आता है, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। तो नाम क्या है, खान अब्दुल गफार खान। अभी इनके बारे में हम और जानेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम्स ने सपोर्ट किया था, जैसे खान अब्दुल गफार खान हैं या अबुल कलाम आजाद है जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी, वो लोग बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। जैसे NWFP मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये पाकिस्तान के ऊपरी हिस्से को आप ऐसे मान सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को वो पाकिस्तान में ज्वाइन नहीं कराना चाहते, उनका मानना था कि ये गलत होगा। लेकिन ऑपोजिशन के बावजूद क्या हुआ, उसे पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया गया। तीसरा जो मेजर चैलेंज था कि जो पंजाब और बंगाल है, इस क्षेत्र में वो तमाम ऐसे लोग जो मुस्लिम्स नहीं हैं, जो मैंने अभी आपसे कहा, मान लीजिए कोई सिख है खासतौर पर पंजाब के सेंस में, तो उन्हें कैसे हैंडल किया जाएगा। तो हुआ क्या कि बाउंड्रीज भी 14 और 15 अगस्त तक फाइनलाइज नहीं हुई थी, वो चल रहा था, काम प्रोसेस में था। जैसे मान लीजिए अगर डिक्लेयर हो गया है कि 15 अगस्त अंग्रेज चले जाएंगे, तो पार्टीशन का पूरा प्रोसेस आपका कम से कम महीने भर पहले, 2 महीने पहले ही खत्म हो जाना चाहिए ना। एक आइडियल प्लानिंग क्या होती है। तो चीजें क्या है, बहुत ज्यादा रश में करी जा रही थी। इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को यही समझ नहीं आ रहा था कि उनका वो एरिया पाकिस्तान में पड़ेगा कि वो इंडिया का ही पार्ट रहेगा। अब ये क्यों बड़ा सवाल है, आपकी मान लीजिए बहुत बड़ी दुकान है, आपके खेत हैं, आपकी ज़मीनें हैं, अब वो पाकिस्तान में रहेंगी या वो इंडिया का पार्ट बनेंगी, अगर इस पर क्लैरिटी नहीं है तो क्या आप घर छोड़ना चाहेंगे। तो बहुत सारे लोग जो हैं बिल्कुल समझ ही नहीं पाए कि क्या होने वाला है, और अचानक से उनके सर के ऊपर डंडा गिर गया कि अरे हमारा जो पूरा गांव था ये तो पाकिस्तान का भाग बन गया, अब हमें यहाँ से जाना होगा। फिर माइनॉरिटी इश्यूज ऑन बोथ साइड्स, चाहे हम यहाँ की बात करें चाहे वहाँ की बात करें, जो लोग यहाँ से उठ के पाकिस्तान गए फेसिंग वायलेंस हेयर, और जो आज के पाकिस्तान से यहाँ आए फेसिंग वायलेंस देयर, उन दोनों को एक ही तरह की फीलिंग का सामना करना पड़ा। क्या था, दे वर कंसीडर्ड एज अनडिजायरेबल एलियंस और अनवेलकम फॉरेनर्स। उन्होंने उनके अपनी पुश्तैनी घरों को उन्हें छोड़ना पड़ा। देयर वाज रैम्पेंट लॉस ऑफ एंसेस्ट्रल होम्स एज वेल, एंड देन एस्केलेशन ऑफ वायलेंस। जैसे क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे पार्टीशन नजदीक आता गया, वैसे वैसे अलग अलग तरह की अफवाहें भी फैली, कुछ उसमें कई जगहों पे सच्चाई भी थी, पर वायलेंस भी बुरी तरह से फैलने लगा। तो ये कुछ नाम आए हैं जिस पे आपका सवाल आता है, ठीक है। तो इसको भी यहीं कवर कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने ही पार्टीशन के एक सौरों पर अलग तरीके से अपना विचार रखा। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले खान अब्दुल गफार खान, इनके बारे में आपको क्या क्या जानना है। नंबर 1, ये फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं, एक तरह से प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे, और आज जो पाकिस्तान है वहाँ पे इनका हिस्सा चला गया था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इन्होंने खुदाई खिदमतगार मूवमेंट स्टार्ट किया था, सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, महात्मा गांधी से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे, और समय के साथ इन्होंने क्या किया, अपने प्रॉपर काम करते हुए ब्रिटिश रूल के दौरान जब ये काम कर रहे थे, इन्हें कई बार अरेस्ट भी किया गया, और अपनी ज़िंदगी इन्होंने आज़ादी के लिए लगा दी। दूसरा नाम जो है वो है फैज़ अहमद फैज़ का।
1911 से 1984 सियालकोट में पैदा हुए थे और पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान में रहे। ये एक लेफ्ट लीनिंग है ना, पॉलिटिकल लीनिंग था इनका। और इन्होंने क्या किया, पाकिस्तानी रजीम को फाइनली अपोज किया और इनको इम्प्रिजन किया गया। लेफ्ट लीनिंग का मतलब हो गया, अगर आप ऐसे समझना चाहें तो वो तमाम ऐसी विचारधाराएं जो सोशल जस्टिस में, सोशल रिफॉर्म्स में स्टेट ज़्यादा खर्चा करे, बेरोज़गारी भत्ता मिले, गरीबों को सहायता मिले, है ना, समाज में हर किसी के पास अपॉर्चुनिटीज़ तो हों लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ काम कर रही कि नहीं कर रही ये दिखे भी, जो इस तरह के विचार रखते हैं उन्हें लेफ्ट का लोग कहा जाता है। तो ये लेफ्ट थे, थोड़ा कार्ल मार्क्स सोशलिस्ट विचारों से प्रभावित थे। और इसीलिए क्या होता है, इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ तो ये बातचीत चल ही रही थी, लेकिन अपने नज़मों के माध्यम से थ्रू हिज पोइट्री ही ऑल्सो चैलेंज्ड द डिक्टेटोरियल रेजिम्स ऑफ पाकिस्तान, और इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इन्होंने सुबह आज़ादी या डॉन ऑफ फ्रीडम लिखा था, और किनकी पोइट्री के कलेक्शंस में नक्शे फरियादी हैं, दास्ते सबा है, जिंदानामा है, ठीक है। और इन्हें साउथ एशिया का वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पोइट्स माना जाता है। नाम याद रखना, यहाँ से सवाल आया है। जैसे मान लीजिए वो आपसे पूछ देंगे सुबह आज़ादी किसने लिखा था, तो आपको पता होना चाहिए कि वो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा था। तीसरा नाम है अमृता प्रीतम का, 1919 से 2005। ये प्रोमिनेंट पंजाबी पोएट थी, राइटर थी। इनकी भी राइटिंग काफ़ी रेवोल्यूशनरी रही है। जैसे इन्होंने आज अखन वारिस सानू यानी टुडे आई विल कॉल वारिस सा, इन्होंने इसको लिखा था। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला और ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। साथ ही साथ ये कई तरह से एडिटिंग का भी काम करती थी, और इन्होंने क्या किया कि राइटिंग करते हुए नागमणि जो पूरा का पूरा पंजाबी मंथली है उसे अपने अंतिम सांसों तक ही एडिट करती रही, उसमें लिखती भी रही। तो ये तीन ऐसे नाम हैं, एक तरफ हमारे पास फ्रंटियर गांधी का नाम है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास दो पोएट्स के नाम हैं। इसके अलावा और भी नाम है, अभी मैं उसकी जिक्र भी आपसे करूंगा। नाम याद रखिएगा, इस पे सवाल आपके बनते हैं, इनकी राइटिंग्स पे, इनके एज पर, है ना, कब कितना समय जीवित रहे, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ रहे, किसे अपना घर बनाया, मुख्य तौर पर इनकी राइटिंग्स पे। क्यों? क्योंकि पार्टीशन का जो सौरों है ना, सौरों समझते हो, जो दुख है, अगर इस पे कोई सवाल आना होगा तो वो पोएट्स के नाम से ही आता है, ऐसा मैंने देखा है। एक और नाम है सारद हसन मंटो का, 1912 से 1955। ये भी उर्दू राइटर रहे, ठीक है। और इनका जो मुख्य बात है दैट हिज राइटिंग्स वर वेरी बोल्ड। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, सो सपोज मंटो इज राइटिंग ऑन एनी काइंड ऑफ स्टोरी, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मंटो को गरीबी पे लिखना हो तो वो इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि हाँ गरीबी है, खराब है, ये वो उसकी लाइफ के स्ट्रगल्स को लिखते हुए समाज का पूरा चेहरा उसके सामने ला देंगे। जैसे कि हो सकता है वो मेट्रो में अगर किसी गरीब को थप्पड़ पड़ रहा है तो वो इस इंसिडेंट पे स्टोरी लिख दें। पार्टीशन को लेकर इन्होंने काफ़ी काम किया, और इन्होंने क्या किया, सोसाइटी की हार्श रियलिटीज़ को खासतौर पे पार्टीशन को लेकर आए। जैसे इनकी कई कहानियाँ हैं, अफसाने हैं। जैसे मान लीजिए ठंडा गोश्त सिंह की कहानी है, काफ़ी फेमस है, जो जुड़ी हुई है, ठीक है। या खोल दो, एक बहुत ही मतलब पावरफुल स्टोरी है, वो भी मंटो ने लिखी है। तो इस तरह की कहानियाँ मंटो लिखते रहे थे, और इनका भी जिक्र जो है आपके एनसीईआरटी में किया गया है। ही रोट कसरे नफसी, हॉस्पिटैलिटी डिलेड, लुधियाना में जन्म लिया था। टोबा टेक सिंह हो गया, ठीक है। ठंडा गोश्त जो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ही पावरफुल कहानी है। जब आपका एक समझदारी बढ़ जाए, ठीक है, देन यू स्टडी दिस स्टोरी। अभी आपको केवल नाम पता होना चाहिए, और इन्हें एक फियरलेस स्टोरी टेलर की तरह जाना जाता है। मतलब ध्यान रखिएगा, मंटो की कहानी अभी पढ़ने मत लग जाना, थोड़ी सी समझदारी बढ़ा लीजिए फिर पढ़िएगा। अभी के लिए इन कहानियों के नाम जरूर याद रखिए। टोबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त, खोल दो, ये ऐसी कहानियां हैं जो मंटो ने लिखी और जिसमें पार्टीशन के पेन को दिखाया गया है। देन वी हैव वन मोर नॉलेज फ्रॉम एनसीईआरटी कि जिन्ना ने एक एड्रेस दिया है। अब वो एड्रेस क्या है, मुख्य बात ये क्या कहना चाह रहे हैं कि वी शुड बिगिन टू वर्क इन दैट स्पिरिट एंड इन कोर्स ऑफ टाइम ऑल दीज एंगुलरिटीज ऑफ द मेजॉरिटी माइनॉरिटी कम्युनिटीज, हिंदू एंड मुस्लिम एक्सेट्रा, जो हमारे अंदर के डिफरेंसेस ये खत्म हो जाएंगे। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. So कहीं ना कहीं जिन्ना इस स्टेटमेंट में ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो एक सेकुलर स्टेट को स्टैब्लिश कर रहे हैं।
हालांकि जीना कितना करना चाहते थे इस पे डिबेट है, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए आपसे आ जाता है कि ये किसने बोला है ये स्पीच को, तो यहाँ पे नाम आपको देना है मोहम्मद अली जिन्ना। कहाँ बोला है? एड्रेस टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान एट कराची 11th of August 1947। नाउ लेट्स लुक एट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, क्योंकि इस पे भी सवाल आपका आता है। सबसे पहला, मास माइग्रेशन। मेरे ख्याल से वर्ल्ड हिस्ट्री में माइग्रेशन तो होता रहा है, वर्ल्ड वॉर में भी हुआ है, ठीक है। अभी भी जो हमारे पास वॉर चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी कुछ सालों पहले की बात करें तो सीरिया से बहुत सारे माइग्रेटरी लोग जा रहे थे यूरोप की तरफ, या गरीबी की वजह से अफ्रीका से बहुत सारे लोग यूरोप की तरफ जाते हैं। अभी इसराइल और हमास के बीच में जो चल रहा था पूरा, अभी भी चल ही रहा है, उससे भी काफ़ी माइग्रेशन हो रहा है। रशिया यूक्रेन से भी माइग्रेशन हो रहा है। नया टर्मिनोलॉजी जुड़ गया, क्लाइमेट माइग्रेशन, जो लोग पर्यावरण बदल रहा है उसकी वजह से माइग्रेशन कर रहे हैं। सो माइग्रेशन तो होता है, लेकिन ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं कि जो 1947 में हुआ दैट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट माइग्रेशंस, मतलब वो सबसे बड़े माइग्रेशंस में से एक था। सेकंड, कॉम्युनल वायलेंस, रूथलेस वायलेंस, मतलब ये हुआ कि बिना कुछ सोचे हुए, क्या बच्चा है, क्या कोई बूढ़ा इंसान है, क्या कोई महिला है, कॉम्युनल वायलेंस हुआ था। और कुछ शहर जो हमारे हैं वो तो एकदम रिलीजियस लाइंस पे बंट गए थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम कलकत्ता की बात करें या अमृतसर की बात करें, उनको तो रिलीजियस जोन में ही बांट दिया था कि लोग गुट बना के रह रहे थे और आपस में लड़ाई लड़ रहे थे, एक दूसरे खून खराबा हो रहा था। फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती उनका गांव छोड़ के भगाया गया। अब जैसे देखिए कितनी अजीब बात है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि आप जो भी रिलीजन को भूल जाइए, आप रहिए अपना आराम से, आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, उसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। और जहां ये बातें हो रही हैं वहीं कहा जा रहा है कि नहीं नहीं आपको यहाँ से जाना होगा। क्यों? क्योंकि अब ये पाकिस्तान है, या मान लीजिए कोई इधर कह रहा हो कि अब ये हिंदुस्तान है, आपको यहाँ से चले जाना। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट काफी हुआ। एट्रोसिटीज अगेंस्ट विमेन, इसके ऊपर कई सारी कहानियां हैं। मुख्य तौर पे परिवार की इज्जत बचाने के नाम पर, राइट, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में महिलाओं को मार दिया गया या उन्हें किसी न किसी तरह के वायलेंस का शिकार बनाया गया। रेफ्यूजी कैंप्स में क्या हुआ कि लॉन्ग स्टे झेलना पड़ा। जैसे मान लीजिए हुआ ये, पुरानी दिल्ली का एरिया हो गया, पुराना किला हो गया, मॉडल टाउन का आज का जो एरिया है वो एरिया बन, किंग्स वे कैंप एक जगह है, या फॉर दैट मैटर थोड़ा सा महरौली दिल्ली में ही है, वहाँ का एरिया हो गया। इन सभी जगहों पर क्या किया गया, छोटे छोटे कैंप बनाए गए थे। फरीदाबाद हो गया, दिल्ली के पास में है, झिंगोला बॉर्डर हो गया, वहाँ पे कैंप्स बनाए गए थे। और इन कैंप्स में जब रेफ्यूजी आके रहने लगे तो कोई गारंटी नहीं थी कि वो कब तक रहेंगे। हो सकता है कि उन्हें कुछ ही महीनों बाद ज़मीन का पट्टा मिल जाए, या हो सकता है कि उनको इस रेफ्यूजी कैंप में सालों बिताने पड़े। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था। देन लिटरेरी और आर्टिस्टिक रिफ्लेक्शंस, जिसमें हमने अभी बात की है, अमृता प्रीतम हो गई, फैज़ अहमद फैज़ हो गए, सारद हसन मंटो हो गए, इन लोगों ने इसके ऊपर अपना रिफ्लेक्शन भी किया। और इन्होंने कहा कि पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान का बस लैंड का पार्टीशन नहीं था, रादर दिस पार्टीशन वाज एक्चुअली अ डिवीजन ऑफ हार्ट्स। फिर एसेट्स को डिवाइड किया गया, फाइनेंशियल एसेट्स को दोनों देशों में बांटा गया, और ह्यूमन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी। लगभग 500,000 या 5 लाख से 1 मिलियन पीपल जो हैं उन्हें मारा गया, उन्हें वायलेंस का सामना करना पड़ा। और इसीलिए कहा जाता है कि पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा खराब और खूनी या रूथलेस और ब्लडी थे। अब जो की फिगर्स रहे हैं जिन्होंने इसी दौरान देश के लिए काम करना शुरू किया, पहला नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, और तीसरा इन्हीं दोनों के नेतृत्व में चल रही हमारी भारत सरकार। तो नेहरू जी का क्या रोल था? पहले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने क्या किया, चाहे वो रेफ्यूजीज के सेटलमेंट की बात हो, उसे ओवरसी करने की बात हो, कैंप की, कैंप में फूड पहुंचाने की बात हो, शेल्टर की बात हो, या मेडिकल एड की बात हो, इन सब के ऊपर कोई इंसान जो सबसे ज्यादा काम कर रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। साथ में इन्होंने क्या किया, रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री को इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिएट किया कि नहीं, इसके ऊपर सरकार अलग से एक मंत्रालय बनाकर एक वॉर वाले अप्रोच के साथ काम करेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? ही वॉज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। इन्होंने क्या किया, सिख रेफ्यूजीज जो हैं उनके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया। जितने भी ये सेटलमेंट हुए पंजाब और दिल्ली में सिख रेफ्यूजीज के लिए, सबसे ज़्यादा काम उसमें पटेल की भूमिका थी। और
इन्होंने ये भी ध्यान रखा कि जो डिफरेंट एरियाज में वायलेंस की वजह से जो डिस्टेबलाइजेशन हुआ है हमारे सोशल फैब्रिक का, वो कैसे वापस बैलेंस की तरफ जाए, इस पे भी जुट कर काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। देन जो रेफ्यूजी कैंप्स बनाए गए वहाँ इमीडिएट रिलीफ मिला और रीबिल्डिंग देयर लाइव्स, उन्हें नौकरी मिले, किसी खास तरह का मॉनेटरी हेल्प हो पाए, शेल्टर मिल पाए, इसके लिए स्पेशल फंड्स निकाल के उनकी मदद की गई। जो इंटीग्रेशन था वो भी चैलेंजिंग था। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन की बात किसकी कर रहे हैं, हम रेफ्यूजीज के इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि रीसेटलमेंट ऑफ रेफ्यूजीज आपका बहुत बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर में। देखिए रेफ्यूजीज इंटीग्रेशन की बात क्या है, सबसे पहला एक तरफ होता है कि आप उन्हें किसी तरह के रिसोर्सेज दे दें, मतलब जैसे मान लीजिए नौकरी दे दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिया, एक ये सिस्टम होता है। लेकिन अगर आप जब तक उन्हें सोशल फैब्रिक का हिस्सा नहीं बनाते तब तक इंटीग्रेशन पूरा पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, सपोज कीजिए एक ग्लास है, ठीक है। अब इस ग्लास में नीचे हमने क्या किया, चीनी डाल दी है और ऊपर पानी डाल दिया है, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ी बहुत चीनी खुद से घुल जाए, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपको चाहिए कि हाँ इसमें शरबत प्रॉपर बने, तो आप क्या करेंगे, उसे प्रॉपर घोलना शुरू करेंगे, है ना। और उस घोलने से क्या होता है, पानी में चीनी घुल भी जाती है, पानी पानी भी रहता है, लेकिन उसका एक नेचर बदल जाता है। सवाल यही बना कि अगर हम लोगों ने उन्हें सोसाइटी में और इकोनॉमी में रीइंटीग्रेट नहीं किया तो फ़ायदा क्या है। यानी हम कैसे इस क्वेश्चन को सेटल कर रहे हैं, इसका रीसेटलमेंट तो हो ही नहीं पाया है। तो क्या किया गया, सबसे पहला जितने भी डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन थे, जो बिना किसी संपत्ति के, बिना किसी जुगाड़ के भारत आए थे, बिना किसी अप्रोच के अभी घूम रहे थे, उन्हें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के माध्यम से हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, है ना, लैंड दिया गया। रिसोर्सेज का भी चैलेंज था, क्योंकि मेकशिफ्ट कैंप में आप रख रहे थे, फिर वहाँ से नई जगह ले जाएंगे, और क्वेश्चन ये था कि भारत खुद गरीबी झेल रहा है, कैसे हैंडल करेगा। तो इसे निकालना अपने आप में काम था। अर्बन रूरल डिवाइड भी था, अर्बन जगहों पे सेटलमेंट में अलग चैलेंजेस थे और रूरल जगहों पे सेटलमेंट में अलग चैलेंजेस थे। जैसे मान लीजिए बहुत सारे रेफ्यूजीज़ को क्या किया गया, दिल्ली में सेटल कर दिया गया, कुछ लोगों को दिल्ली के बाहर सेटल किया गया दूसरी जगह पे। तो एक ये भी क्वेश्चन उठा कि आप हमें क्यों दिल्ली में उन लोगों को सेटल कर रहे हैं और हमें क्यों बाहर कर रहे हैं, हमें भी दिल्ली में सेटल कीजिए। तो एक डिवीजन का क्वेश्चन भी यहाँ उठ गया। ओवर क्राउडिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जितने ज़्यादा रेफ्यूजीज़ आए उतना ही इस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी आए, क्योंकि देखिए हुआ क्या, भारत बड़ा देश है तो वहाँ और लोग पहुँचे। दूसरा, अब इन लोगों को कैसे इकोनॉमी का भाग बनाया जाए, क्वेश्चन बनता रहा। एंड फाइनली एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी मेजरली एग्रेरियन थी, मतलब था लैंड देना, फिर वहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट की तरह रेफ्यूजी को बसाना। ये सोशली एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सवाल था जिसका सामना उस समय पर किया गया। इसके अलावा रेफ्यूजीज़ के आने की वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो थे ही, कुछ सोशल इम्पैक्ट और एक्स्ट्रा पड़े। मसलन एक वो डेमोग्राफिक चेंजेस, जैसे मान लीजिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन का नेचर बदला। पहले मान लीजिए एक खास तरह के लोग रहते होंगे, रेफ्यूजीज़ के आने से क्या हुआ, वहाँ पे नया वोटर भी तो आया ना, तो पॉपुलेशन वाइज पावर स्ट्रक्चर पर असर पड़ा। दूसरा, पॉलिटिकल लैंडस्केप, मतलब क्या हुआ, पंजाब में ही जो रेफ्यूजीज़ पहुँचे उन्होंने सिख और हिंदू के बीच में अंतर करना शुरू कर दिया कि पंजाब जो लैंड का मेन एरिया वो सिख एरिया बनेगा। हिंदू डोमिनेटेड लोगों ने अपना अलग बातें करनी शुरू कर दी, और आगे चल के इसका असर क्या होता है कि हमारे पास पंजाब और हरियाणा दो अलग राज्य बनते हैं। कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ, ये एक पॉजिटिव फैक्टर था, मतलब जो रेफ्यूजीज आए उन्होंने सब कुछ खो दिया था, ठीक है, उनका सब कुछ लूट चुका था, तो उनके अंदर एक ये एक्स्ट्रा ज़ील थी कि मुझे कुछ इतना बड़ा कर देना है कि मेरे परिवार की अगली पुश्तों का जीवन बेहतर हो जाए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब देश की नई नई इंडस्ट्रीज़, नए नए वोकेशंस में रेफ्यूजीज़ को पार्टिसिपेट करने के लिए बातचीत होने लगी, तो उनके मन में भी एक विचार आया कि हमें इसका पार्ट बन जाना चाहिए। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये क्या था कि चाहे वो रेफ्यूजीज़ हों जो इतना ट्रॉमा झेल के आए, या वो यहाँ के लोगों जो यहाँ रह रहे थे और उन्होंने उनके लैंड पे उनको बसाया गया, दोनों के दिमाग पे असर ज़रूर पड़ा कि हमें अपने रिसोर्सेज को शेयर करना पड़ रहा है, या फिर हम अपना सब कुछ लुटा के यहाँ पर आ रहे हैं। और इकोनॉमिक रोल्स, इसका मतलब क्या था कि एग्रीकल्चर, बिजनेस और अदर इंडस्ट्रीज़ में रेफ्यूजीज़ के आने की वजह से ग्रोथ फैक्टर अच्छा काम किया, जिससे रेफ्यूजीज़ का इकोनॉमिकली साउंड कम्युनिटी भी डेवलप हुई। जैसे आज के टाइम पे दिल्ली में वो तमाम ऐसी जगहें, मेजॉरिटी
जहाँ रेफ्यूजीज बसे थे, आज वहाँ पे लोग मिसाल देते हैं कि देखो ये इनके पास कुछ भी नहीं था और इनकी 2 जनरेशन्स ने अपनी पीढ़ी को कितना आगे बढ़ा दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला जो ये पार्टीशन है, इसको भी थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स और फिनेंस से आगे बढ़ के समझना चाहिए। ये भी एनसीईआरटी हमें समझाना चाह रही है। जैसे कि एक तो टू नेशन थ्योरी आपने समझ ही लिया, दूसरा बात क्या है कि आप दिमाग में बिल्कुल ये मत रखिए, है ना, कि टू नेशन थ्योरी पूरी सही थी। क्यों? देखिए, नेशनल मूवमेंट के लीडर्स ने कभी भी इसको फेवर नहीं किया, लेकिन तभी पार्टीशन हो गया। इसके बावजूद आप अगर 1951 के सेंसस को देखेंगे तो मुस्लिम्स मेड अप 10 to 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मतलब क्या हुआ कि जो ये आर्ग्यूमेंट था कि मुस्लिम्स विल गो टू पाकिस्तान और दे ओनली बिलीव इन पाकिस्तान, ये गलत आर्ग्यूमेंट है। रादर इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान रहे और वो इंडिया का ही पार्ट आज भी हैं। बट इस पार्टीशन ने एक लकीर ज़रूर खींच दी। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये रिलीजियस एनिमोसिटी आ गया कि ये लोग क्यों नहीं चले जाते, है ना। ये विचार कई लोग शायद आपके सामने बोलते भी होंगे, या उनके मन में आ गया होगा कि अरे हमें चले ही जाना चाहिए था, ठीक है। या फिर ये विचार होगा कि अरे जब पार्टीशन हुआ रिलीजन के ग्राउंड्स पे, तो आप क्यों यहाँ पे रह रहे हैं, आप वहाँ जाइए जहाँ आपका रिलीजन का स्टेट बना है ना। अब वो भले ही वो लोग जाके थोड़ी स्पीच देखेंगे या उस समय की हिस्ट्री को जानेंगे, लेकिन ये असर ज़रूर पड़ गया कि थोड़ा सा कुछ लोगों के मन में, सबके मन में मैं नहीं कहूँगा, कुछ लोगों के मन में ये ज़रूर विचार आ गया दैट देर इज़ ए रिलीजियस डिफरेंस, और एक हेट की भावना, नफरत की भावना पैदा हो गई। इसका असर भी पार्टीशन की वजह से हुआ। मुस्लिम लीग बनी ज़रूर, जिसने ये कहा कि हाँ हम पार्टीशन करके स्टेट ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे। तो अगर वहाँ मुस्लिम लोगों की वकालत होने लगी खास तरह के विचारों से, तो सिमिलरली हिंदू नेशंस भी बने। उन्होंने कहा कि हम इंडिया को हिंदू नेशन बना देंगे, है ना। भले ही इंडिया एक सेकुलर पॉलिटी की तरह डेवलप हो रहा हो, या उस समय उसको बनाया गया, तभी तो आपको दिखता है कि हर धर्म के लोग हैं, लेकिन ये एक रिएक्टिव फोर्स की तरह ये विचार भी आ गया कि अगर मुस्लिम लीग बनी है राइट्स ऑफ मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बनेगा हिंदू लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये विचार भी पार्टीशन की वजह से आता है, उस विचार से आता है। इसके बावजूद इंडिया के लीडर्स ने क्या किया, अपना सेकुलर विजन को मजबूत रखा। और इंडियन नेशनल मूवमेंट के सेकुलर विजन की ही देन है कि डिस्पाइट पार्टीशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकुलर और इंडियन स्टेट इज सेकुलर। और ये जो आइडियल ऑफ सेकुलरिज्म है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंशरेंट किया गया, डाला गया। जैसे मान लीजिए अगर हम देखें प्रियम्बल, है ना, तो भले ही वहाँ पे 42nd अमेंडमेंट से सेकुलर वर्ड को ऐड किया हो, लेकिन उसमें पहले से आपको नज़र आएगा। जैसे मान लीजिए आप अगर लिबर्टी वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, जाके देखिएगा, एनसीईआरटी की शुरुआत में प्रियम्बल रहता है। सो लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, और फिर आता है फेथ एंड वर्शिप। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? सेकुलरिज्म ही तो है ना, कि अपने हिसाब से अपने धर्म को आप जाने। या आर्टिकल नंबर हम देखें 25 to 28, ठीक है, 29, 30, तो हमें नज़र आता है कि ये जो विजन है ना, ये पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में था, है ना, इसको डाला गया था। और ये देन है कि पार्टीशन के बावजूद हमने सेकुलर कैरेक्टर को मेंटेन रखा। एक जो सबसे बड़ी बात है, जो मुझे लगता है इंडिया का सबसे बड़ा लॉस है, दैट वाज महात्मा गांधी सेक्रीफाइस। और कहीं ना कहीं इस सेक्रीफाइस की वजह से भी ये कहा जा सकता है कि पार्टीशन का इतना बुरा प्रभाव के बावजूद इंडिया ने अपने डेमोक्रेटिक एथोस को खोया नहीं। होता क्या है, आज़ादी के दिन महात्मा गांधी वॉज नॉट इन दिल्ली, ही वॉज नॉट इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, महात्मा गांधी वॉज इन कोलकाता, ठीक है। ही वॉज ट्राइंग टू रिस्टोर पीस इन द हिंदू मुस्लिम वायलेंस एरिया जहाँ पे हुए थे, है ना, नोआखाली का नाम शायद आपने सुना होगा, वहाँ वो थे। और महात्मा गांधी वॉज वेरी डिस्ट्रेस्ड। क्यों डिस्ट्रेस थे, क्यों उतना ज़्यादा वो दबाव में थे या परेशान थे? उनका ये मानना था कि जो मेरे 2 प्रिंसिपल्स थे, सत्याग्रह और अहिंसा, ये कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, ये वायलेंस हो रहा है। तो इन प्रिंसिपल्स को मुझे वहाँ पे इस्टेब्लिश करना है कि लोग इसको माने, ताकि यही वो 2 प्रिंसिपल्स हैं जिसके दम पर ये वायलेंस रोका जा सकता है। देन टेम्पररी पीस, एक और था कि इनका ये भी मानना था कि अगर ये पहुँच जाएंगे तो हो सकता है कि थोड़े समय के लिए शांति आ जाए। याद रखिएगा, महात्मा गांधी पर भी हमला हुआ था, लेकिन फाइनली वो समाज में शांति स्थापित करने में सफल हुए थे।
देन दिल्ली क्या होता है, वो सितंबर 1947 के वापस दिल्ली आते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि जो वायलेंस है इसे रोका है हमने, और मुस्लिम्स इंडिया में डिग्निटी के साथ रह सकते हैं। इस बात से भी वो थोड़ा नाराज़ थे कि इंडिया क्यों अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा है जो पाकिस्तान को उसने किया है, क्योंकि अंत में पहले तो एक ही देश था ना। तो ठीक है, आपका जो मान लीजिए आपका भाई है वो आपके साथ नहीं रहना चाह रहा है तो आप उसको मदद भी नहीं करेंगे, तो ये विचार गांधी जी को पसंद नहीं था। और जो उनका लास्ट फास्ट था जनवरी 1948 में, ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका डेट ज़रूर खोजें, ताकि आपको समय तो बताऊंगा अगली क्लास में आपको, लेकिन आप लोग का होमवर्क है कि आप डेट खोजें कि किस दिन गांधी जी का लास्ट फास्ट था, उनको गोली लगी तो उन्होंने अपना फास्ट किया। और फिर वो क्या कर रहे थे, उनका ये मानना था कि वो वापस घर आएंगे, शांति से रहेंगे, और अगर मौका मिला तो वो पद यात्रा के लिए पाकिस्तान भी जाएंगे। लेकिन गांधी जी का जो ये विचार था ना, ये कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका ये मानना था कि गांधी जी इज़ द रीज़न कि इंडिया का पार्टीशन हो रहा है या पाकिस्तान को इतना सपोर्ट दिया जा रहा है। अब देखिए, गांधी जी को लेके आपके मन में जो भी विचार है वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है। क्यों? उस टाइम पे कम से कम वो सेंसिबल बात तो कर रहे थे ना, ऐसे थोड़ी कि वो पार्टीशन चाह रहे थे, कोई भी पार्टीशन नहीं चाहता था। पर उनका मानना था कि अब अगर हो रहा है तो एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहने में कुछ भी गलत नहीं है। बट 30 जनवरी, ये रहा डेट है ना, मैं चाह रहा था आप लोग भी खोजें बट कोई बात नहीं। 30 जनवरी 1948 को एक एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनका नाम था नथुराम गोडसे। नाथुराम गोडसे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, गांधी जी को गोली मार दी। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना था कि गांधी जी की वजह से देश बटा है, गांधी जी की वजह से पाकिस्तान को इतना कुछ मिल रहा है, गांधी जी की वजह से जो है देश को ये सब झेलना पड़ रहा है। ज़रा सोचिए, वो इंसान जो चाहता तो कहीं भी आराम से किसी महल में रह सकते थे, आज़ादी के टाइम पे वो हिंदू मुस्लिम वायलेंस वाले एरियाज़ में जाके शांति स्थापित करने के लिए फास्ट कर रहे हैं, जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं पर वो अपनी जगह से नहीं हिल रहे, और फास्ट करते करते वो फाइनली सबको मना भी लेते हैं। दूसरे देश में भी वो कह रहे हैं कि वहाँ भी मैं सबको शांत कर दूंगा। उन व्यक्ति के बारे में ये विचार रखना कि इनकी वजह से खराब हो रहा है और आके उन्हें गोली मार देना, एक ऐसा इंसान जो निहत्थे चल रहे हैं, जो हर किसी से मिलते हैं, कोई भी जाके उनसे मिल सकता है, जो अहिंसा और सत्याग्रह के पाथ पर चलते हैं, ऐसे इंसान को क्या कहा गया एक एक्सट्रीमिस्ट द्वारा कि यही आदमी है जिसकी वजह से ये सारी गलतियां हुई हैं, और उनको गोली मार दिया। सो आपको ये नाम याद रखना है, नाथुराम गोडसे, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे। ये दिन याद रखना है, 30 जनवरी 1948, इस दिन गांधी जी को गोली मारी गई थी। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबसे इसका पार्ट 2 जो कश्मीर क्वेश्चन से शुरू होगा उस पर बातचीत करूंगा। देन वी विल अंडरस्टैंड द केस ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर प्लस सम अदर एग्जाम्पल्स आपकी जानकारी के लिए। फिर वी विल अंडरस्टैंड द लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स और नए स्टेट्स कैसे बने हैं। देन वी विल लुक एट सम क्वेश्चंस, और फिर हमारा ये टॉपिक भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।